गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ओके। आज हम जो चैप्टर या कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं ये है कॉस्ट। कॉस्ट आज इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स में मैं आपको थोड़ी सी बेसिक्स बताना चाह रहा हूं। कॉस्ट क्या होती है, किसे कहते हैं हम लोग? कॉस्ट कॉस्ट अमाउंट और प्राइस पेड और इनकर्ड फॉर एनी प्रोडक्ट और सर्विस। सही है कि नहीं सर? ठीक है सर। अमाउंट पेड करते हैं हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए या किसी सर्विसेज के लिए, वो हमारी कॉस्ट है। लेकिन अब जब हम चैप्टर या सब्जेक्ट में पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। हम देखेंगे टाइप ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितने तरीके की होती है? कॉस्ट कितने तरीके की होती है, ध्यान दीजिए। अभी मैं आपको बहुत बेसिक एलिमेंट्री चीजें पढ़ा रहा हूं। आपको मैंने कोई ज्यादा कमिटेड कॉस्ट, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट ये नहीं, मैं बहुत बेसिक से लेके जा रहा हूं। कॉस्ट कितने तरीके की होती है आप लोग सभी जानते हैं। एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है फिक्स कॉस्ट, और एक होती है आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जानते हैं वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? ये पर यूनिट फिक्स्ड होती है। दैट इज, सपोज मैं कहता हूं 10 रुपीज पर यूनिट है। सो इफ प्रोडक्शन इज 1000 यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 1000 इंटू 10, 10,000। अगर प्रोडक्शन 1500 यूनिट का है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 15,000। अगर प्रोडक्शन 2000 यूनिट का है तो वेरिएबल कॉस्ट 20,000। 2100 यूनिट का है तो 21,000। 2400 यूनिट का है तो 24,000। क्या देख रहे हैं आप? इट मीन्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है इन प्रोपोर्शन टू क्वांटिटी। कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी के प्रोपोर्शन में। वही मैंने बोला कि पर यूनिट फिक्स होती है। कॉस्ट पर यूनिट इसका फिक्स होता है। अगर मैंने 10 रुपए बोला है तो 10 रुपए ही लगेंगे पर यूनिट में। जितनी यूनिट तैयार करनी है करिए। अब फिक्स कॉस्ट की बात करें। फिक्स कॉस्ट में अमाउंट ऑफ
फिक्स कॉस्ट ये फिक्स्ड होता है। मतलब जैसे कि सपोज करो 1000 यूनिट है, उसके लिए फिक्स कॉस्ट है 10,000। यूनिट हो गई 1500, लेकिन फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी? 10,000। यूनिट हो गई 2000, लेकिन फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी? 10,000। यूनिट हो गई 2100, लेकिन फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी? 10,000। यूनिट हो गई 2500, लेकिन फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी? 10,000। इट मीन्स कॉस्ट अमाउंट, total cost amount does not vary or change with the change in quantity। समझ रहे आप? कॉस्ट चेंज नहीं होती है क्वांटिटी से, चाहे क्वांटिटी आपकी 10,000 यूनिट हो जाए, लेकिन फिक्स कॉस्ट हमारी 10,000 है। और अगर क्वांटिटी आपकी 0 है तब भी फिक्स कॉस्ट हमारी 10,000 है। तो आप कहेंगे सर ऐसे कौन से आइटम होते हैं जो फिक्स कॉस्ट में करते? तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मटेरियल है, जितना प्रोडक्शन होगा उतनी ही ज्यादा मटेरियल लगेगा। जैसे आपका लेबर है, जितना प्रोडक्शन होगा उतनी ही ज्यादा लेबर आवर्स लगेंगे। जैसे आपकी मशीन के खर्चे हैं, मशीन की जगह मैं एक वर्ड करता हूं डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है ना? डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन से करते हैं। सपोज करो कंज्यूमेबल्स है, पैकिंग के खर्चे हैं। हाँ, पैकिंग भी एक आपके वेरिएबल कॉस्ट का ही हिस्सा है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा पैकिंग लगेगी, ठीक है ना? अब सर तो फिक्स कॉस्ट में कौन से आइटम आते हैं? तो फिक्स कॉस्ट में बिल्डिंग की रेंट समझ लो। बिल्डिंग का जो रेंट है वो फिक्स्ड होता है। आपने फैक्ट्री ली किराए पे 10,000 रुपए महीने पे। अब आप उसमें प्रोडक्शन करो तो भी 10,000 देने हैं, नहीं करो तो भी 10,000 देने हैं। क्लियर? सैलरी ऑफ, जो फैक्ट्री के सामने गार्ड लगा रखे हैं आपने, वो क्या है? फिक्स है। सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं, आपको देने ही देना है, ठीक है ना? तो इस तरीके के जो खर्चे होते हैं वो फिक्स्ड नेचर में आते हैं। अब आता है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का मतलब है वो एक स्टेज तक तो फिक्स है और उसके बाद फिर बदल जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, बताता हूं मैं। फिक्स्ड फॉर सम रेंज एंड देन इंक्रीज। सबसे बेस्ट एग्जांपल, आप लोगों के घर में बिजली है, बिजली होगी तो आपके यहां बिजली का बिल भी आता होगा। बिजली के बिल में अगर आप देखें, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है, इसमें बोलते हैं कि 0 से 100 यूनिट तक आपका 500 रुपए तो फिक्स है और 2 रुपए पर यूनिट आपको
खर्चा देना है। 100 यूनिट से 300 यूनिट तक आपका जो रेट हो जाएगा वो 5 रुपए पर यूनिट हो जाएगा। 300 यूनिट से 1000 यूनिट तक आपका रेट 7 रुपए पर यूनिट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना कि 300 से 1000 तक, मतलब 300 तक एक फिक्स अमाउंट है और उसके बाद फिर दूसरा रेट आ गया। तो अगर आपने कंजम्पशन ज्यादा लगा रखी है तो आपका खर्चा ज्यादा है, ठीक है ना। और अगर कंजम्पशन नहीं है, कम है, तो खर्चा डिफरेंट है। तो सेमी वेरिएबल में वेरिएबल है एक पर्टिकुलर रेंज तक, उसके बाद फिर से बढ़ जाएगा। तो सेमी वेरिएबल खर्चों को हमें बांटना भी आना चाहिए। तो अब हम जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड। कई मेथड होती हैं, मैं आपको जो कॉमन मेथड यूज हो रही है वो बताता हूं। सपोज करो 2012 में आपकी यूनिट प्रोडक्शन थी 10,000, 2013 में आपकी यूनिट की प्रोडक्शन है 12,000 और 2014 में आपकी यूनिट की प्रोडक्शन है 14,000। ये प्रोडक्शन है। सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर यहां पर थे 70,000, यहां पर थे 80,000 और यहां पर है 90,000 सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो अब मुझे बाइफरकेट करना है सेमी वेरिएबल को वेरिएबल में और फिक्स में। तो इसका फॉर्मूला होता है वेरिएबल कंपोनेंट इज इक्वल टू चेंज इन अमाउंट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो जैसे हम देखें यहां से यहां पर 70 से 80,000 हुआ, तो चेंज इन अमाउंट कितना हुआ? 80,000 माइनस 70,000 अपॉन चेंज इन क्वांटिटी कितनी हुई? 12,000 माइनस 10,000। ये कितना होगा? 5 रुपए पर यूनिट। वेरिएबल कंपोनेंट आया मेरा 5 रुपए पर यूनिट। इससे भी देख सकते हैं, यहां पर भी कर सकते हैं चेक। 90,000 माइनस 80,000 अपॉन 14,000 माइनस 12,000, 5 रुपए पर यूनिट, ठीक है ना। तो ये सेग्रीगेशन ऑफ वेरिएबल है। तो इसमें क्या हुआ? वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई? 10,000 इंटू 5, 12,000 इंटू 5, 14,000 इंटू 5, 50,000, 60,000, 70,000। टोटल खर्चा आपका 70,000 का है। इस यहां पर 50,000 है। तो फिक्स्ड कंपोनेंट कितना हुई? देखिए आप गौर से, तीनों में आपको 20,000 मिलेगा। तो आपने क्या किया?
जब आपको एक वेरी पर यूनिट कॉस्ट आपकी नहीं बढ़ रही थी, जैसे देखो यहां पर एक और एग्जांपल देता हूं इसी में मैं। सपोज करो यहां पर था डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल होगा 60,000, 72,000, 84,000, ठीक है ना। और अब मैं कहता हूं आपसे, ये था रेंट, रेंट है 50,000, 50,000, 50,000। अब आप इन तीनों में चेक करेंगे, ये सेम है फॉर ऑल क्वांटिटी। जब 10,000 की क्वांटिटी है तब भी सेम है, जब 12,000 की क्वांटिटी है तब भी सेम है, और जब 14,000 की क्वांटिटी है तब भी सेम है। और ये पर यूनिट कॉस्ट देखिए, इसमें 6 रुपए, 6 रुपए, 6 रुपए, इसमें पर यूनिट कॉस्ट फिक्स है। यहां पर ना तो ये सेम है और ना पर यूनिट कॉस्ट है। इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ कंपोनेंट तो वेरिएबल है और कुछ कंपोनेंट इसमें फिक्स्ड है। इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एक्सपेंडिचर हमारा वेरिएबल एक्सपेंडिचर है, कौन सा हमारा फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है, कौन सा हमारा सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं। ये ना सोचिए कि ये हमारी कोई क्लास चल रही है, ये अभी आपके जो बेसिक्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, चाहे वो आपने बीकॉम में पढ़े हैं, चाहे कहीं पर भी पढ़े हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स को अब स्ट्रेंथन किया जा रहा है। क्या होता है, जब हम लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं तो उन कॉन्सेप्ट में हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं होते हैं, लेकिन उनको जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप आगे के एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट हमने समझ लिया। अब मैंने एक वर्ड बोलता हूं, कॉस्टिंग। क्या होती है कॉस्टिंग? कॉस्ट आपको पता है, अब मैं पूछता हूं कॉस्टिंग क्या होती है? जानते हैं? कॉस्टिंग, कॉस्टिंग कहते हैं हम लोग मेथड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। मतलब सर इसमें तो समझ नहीं आया। चलिए आप एक बार बताइए, अगर मैं आपसे पूछूंगा अकाउंट क्या होता है और अकाउंटिंग क्या होती है, तो आप बता जाए पाएंगे कि नहीं? अकाउंट होता है कोई भी एक पर्टिकुलर लेजर, किसी भी पार्टी का, किसी भी खर्चे का एक अकाउंट, एक स्टेटमेंट। और अकाउंटिंग क्या होती है? मेथड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स। अब एक वर्ड होता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी एक बेसिकली थोड़ा सा एडवांस वर्ड्स है। अकाउंटेंसी का मतलब होता है हाउ टू डू accounting, that is it consists principle of accountings।
अकाउंटिंग करने के प्रिंसिपल्स को रखता है, गाइडलाइंस, कि भाई इन फ्रेमवर्क्स पर आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है, डेबिट क्रेडिट किसको करना है, वो सारा। तो अकाउंटेंसी आपको बेसिकली गाइडलाइंस बताती है कि भाई ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो अकाउंटेंसी में आता है आपकी वो गाइडलाइंस। अकाउंटिंग किसी भी आपको जनरल एंट्रीज दे दी जाए, उनको रिकॉर्ड करने का ट्रांजेक्शन, वो अकाउंटिंग है, वो अकाउंटेंसी नहीं है। आप अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, अकाउंटिंग नहीं पढ़ते हैं। आप जब पढ़ते हैं तो देखिएगा आपके सिलेबस में लिखा होगा अकाउंटेंसी, क्लियर। तो ऐसे ही एक वर्ड होता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग इट कंसिस्ट ब्रॉड guideline how to do costing in our books। ठीक है, आप क्लियर हो रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स। बुक इस डेफिनेशन पे नहीं जाना है, पहले इसके रियल मीनिंग को समझना है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं टाइप ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग कितने तरीके की होती है जानते हैं, जानते हो भी सकते हैं और जानते नहीं भी हो सकते हैं। एक होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक होती है मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। एक और होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, पढ़ा है, यस। तो अब थोड़ा इसके बारे में समझ लें। इसमें जो फिक्स कॉस्ट है वो एब्जॉर्ब कर दी जाती है फॉर, फॉर की जगह वर्ड यूज करें ऑन एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें, मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट इनकर्ड होती है इन टोटलिटी, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है सर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम वेरिएंस एनालिसिस निकालते हैं, यही बोलोगे। डियर सर आप लोग ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप लोग आधी बात कह रहे हैं। वेरिएंस एनालिसिस एक हिस्सा होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम जो बुक्स मेंटेन करते हैं वो करते हैं एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। सर ये क्या पढ़ाया आपने, ये तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं। तो कोई बात नहीं सर, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको बताएंगे कैसे सारी चीजें होती हैं। हम लोग पढ़ते सब हैं, कोई टीचर ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ाता है, बट होता क्या है कि उनका फोकस अलग होता है।
कई टीचर्स होते हैं वो कहते हैं मैंने आपको मेथड्स बता दिए हैं, आप इस तरीके से प्रॉब्लम करिए, आंसर आ जाएगा। माई ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट द आंसर, मैं उस वे को बताना चाहता हूं जिस वे से आप कॉस्ट को समझें। ठीक है, चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। किस चीज का? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। ठीक है, सपोज करो सर, एक काम करते हैं नए पेज से करते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सर हम एग्जांपल लेते हैं। कैसा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। सपोज करो सर, एक कंपनी है। कौन सी कंपनी है सर? एबीसी लिमिटेड। इन्होंने बनाया बजट फाइनेंशियल ईयर 2013-14 का। क्या? कि सर मेरा जो प्रोडक्शन होगा वो होगा 10,000 यूनिट का। ठीक है, और मेरा जो फिक्स्ड ओवरहेड होगा वो होगा सर 50,000 रुपए। ये बजटेड है पूरे साल का। ठीक है, ये आप समझते हैं? ओके। अब अप्रैल 2013 में आपने जो प्रोडक्शन करा वो सपोज करा 800 यूनिट का, और आपने कहा सर इसमें मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इनकर्ड हुई है 16,000 रुपए। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट मैं कितनी लिखूंगा यहां पर? फिक्स कॉस्ट में क्या करूंगा, 50,000 पूरी लिख दूंगा। सर क्या कर रहे हो, 50,000 तो पूरे साल की है। तो भाई, तो मुझे क्या पता 800 यूनिट पे कैसे करें। तो सर थोड़ा सा एक काम करते हैं, हम एक रेट निकाल लेते हैं। किस चीज का? फॉर एब्जॉर्बिंग फिक्स्ड ओवरहेड। हम कहेंगे सर 50,000 रुपए है 10,000 यूनिट के लिए, तो एक यूनिट के लिए होगा सर 5 रुपए पर यूनिट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम रिकवरी रेट, और इसी को बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है ना? तो सर यानी कि ये 50,000 तो मैंने गलत कर दिए, ये 50,000 नहीं आएंगे। कितने आएंगे सर? 800 इंटू 5, 4,000। तो यहां तक मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई सर? टोटल कॉस्ट हो गई मेरी 20,000 रुपए की। आपको पता चल गया ना पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई सर? 25 रुपए की सर मेरी पर यूनिट कॉस्ट आई। अब आपने 25 रुपए आपका खर्चा है, आप बेच दीजिए, 30 में बेच दिए, 35 में दे दीजिए, 40 में बेचिए, वो आपका हेडेक है। ऐसे ही आपने मई 13 में सपोज करो प्रोडक्शन किया
1000 यूनिट का। यहां पर आपका खर्चा आया 18,000 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी लिखोगे सर? 1000 इंटू 5, 5000, ये 23,000 पर यूनिट कॉस्ट 23 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट आपकी बदलती रहेगी। ऐसे ही आपने जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे ही आपने सब किया। यहां पर आ गया टोटल। ये मार्च 14 में पहुंच गए आप। टोटल आपने देखा सर, प्रोडक्शन कितना करा सर? 10,350। चलो 10,350 थोड़ा ज्यादा है, मैं इसको लिखता हूं 9,850। ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट जो भी रही हो, फिक्स्ड ओवरहेड मैंने कितने रिकवर करे? 9,850 इंटू 5, तो यानी कि 49,250 मैंने रिकवर करे। ठीक है। सो बजटेड ओवरहेड कितने थे मेरे? 50,000। रिकवर्ड ओवरहेड कितने हुए? 49,250। यानी कि अंडर रिकवर कितने हुए? 750 आपके अंडर रिकवर। तो आपने पढ़ा है ओवर रिकवरी, अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, वो यही है। तो आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या किया? जितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई, हर यूनिट पर आपने फिक्स्ड ओवरहेड को चिपका दिया। यानी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड की रिकवरी करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी रेट फॉर एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? अब हम आते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग पर। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड इनकर्ड किए जाते हैं इन टोटलिटी। मतलब क्या हुआ सर? इसके लिए क्या होता है, जैसे अब वही एग्जांपल मैं लेता हूं फिर से। अप्रैल, मई, और ये आ गया आपका मार्च 14, और यहां पर है टोटल। यहां प्रोडक्शन हुई थी 800 यूनिट, 1000 यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट थी सर 16,000 की, 18,000 की। प्रोडक्शन हुआ 9,850 यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट मान लीजिए 1,85,000 की मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है। तो मैं देखूंगा मेरी सेल, सपोज करो मैंने यहाँ 40,000 की थी, यहाँ 48,000 की, और यहां पर मेरी सेल हुई
49,500। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करता जाऊंगा। कंट्रीब्यूशन कितना आया, 24,000, 30,000। और यहां पर कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 4,50,000 में से अगर मैं 2 लाख कम करता हूं तो 2,50,000, 2,65, 2,65, तो ये आ जाएगा मेरा 2,64,500। अब इसमें से मैं माइनस करूंगा फिक्स्ड ओवरहेड, यहां कुछ नहीं करूंगा, सीधा टोटलिटी में माइनस करूंगा मैं 50,000। तो नेट प्रॉफिट आया मेरा 2,14,500। कहने का मतलब क्या है कि फिक्स्ड ओवरहेड को मैंने इकट्ठा माइनस किया। एक और एग्जांपल लेते हैं, और सपोज करिए मेरा प्रोडक्ट है ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, ये 3 प्रोडक्ट है। ठीक है, और तीनों प्रोडक्ट की सपोज करिए जो क्वांटिटी है, इसकी 10,000 है, इसकी 15,000 है, इसकी 20,000 है। सेल प्राइस है ये 15 रुपए, ये 20 रुपए, ये 25 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, सेल वैल्यू कितनी, 1.5 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितना, 1 लाख। कंट्रीब्यूशन कितना, 50,000। वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी, सेल प्राइस हुई 3 लाख। वेरिएबल कॉस्ट 2,25, कंट्रीब्यूशन 75,000। सेल प्राइस 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख, और प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन 1 लाख। तो हम यहां बात करेंगे टोटल की। तो टोटल सेल कितनी, 9,50,000। वेरिएबल कॉस्ट 7,25,000। कंट्रीब्यूशन 2,25,000। अब मैं कहता हूं फिक्स कॉस्ट जो है, फिक्स कॉस्ट पूरी कंपनी की होती है। फिक्स कॉस्ट कोई प्रोडक्ट वाइज तो होती नहीं है। फिक्स कॉस्ट मैंने कहा 1 लाख रुपए है, तो नेट प्रॉफिट कितना होगा, 1,25,000। तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ये मैंने किसी भी प्रोडक्ट से माइनस नहीं करी। क्यों, 1 लाख रुपए क्या मैं पूरे प्रोडक्ट ए से माइनस कर दूं, तो बी और सी पे कोई प्रोडक्ट फिक्स कॉस्ट नहीं है? ऐसा नहीं है, फिक्स कॉस्ट बी और सी पर भी है। ठीक है ना, तो इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग जब होती है या कंट्रीब्यूशन बेस्ड अप्रोच जब होती है, तो उसमें जो फिक्स्ड ओवरहेड है या फिक्स कॉस्ट है, वो टोटलिटी में इकट्ठा माइनस कर दिया जाता है। वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट या इंडिविजुअल मंथ में माइनस नहीं किया जाता है। आई थिंक सो क्लियर हो रही होगी चीजें। अभी मैं आगे बढ़ूंगी। ये एक नई चीज है जो मैं बता रहा हूं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मैंने क्या बताया, टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड एट
स्टैंडर्ड कॉस्ट। अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इनके ओवरव्यू दे रहा हूं। वेरिएंस एनालिसिस होता है, सब कुछ होता है। सपोज करिए मैं वही एग्जांपल लेता हूं, बजटेड आउटपुट था मेरा 10,000 यूनिट का। अब मैंने बोला कि इसमें सर जो डायरेक्ट मटेरियल लगेगा वो 2 किलो पर यूनिट लगेगा और 10 रुपए पर केजी के हिसाब से। सर जो डायरेक्ट लेबर लगेगी वो सर 4 घंटे लगेगी 2 रुपए पर आवर के हिसाब से, या 12 रुपए पर आवर के हिसाब से, ठीक है। तब मेरा प्रोडक्ट तैयार होगा। ओके, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज मैंने की है, सपोज करिए 18,000 किलो एट द रेट ऑफ 11 रुपए 25 पैसे के हिसाब से। और एक्चुअल प्रोडक्शन जो मैंने किया है वो सपोज करिए 8,000 यूनिट का किया है, ठीक है। अब मैंने मटेरियल खरीदा, तो मटेरियल मैंने खरीदा, अच्छा चलिए एक्चुअल आवर्स जो मैंने पेड किए हैं वो मैंने 30,000 घंटे पे किए हैं एट द रेट ऑफ 14 रुपए पर आवर के हिसाब से, ठीक है। मैं आपको कोई वेरिएंस नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको जनरल एंट्री पास करके बता रहा हूं। पहली एंट्री मटेरियल परचेज करने की, मटेरियल परचेज करने की एंट्री क्या होगी सर, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, यही होती है। सप्लायर के यहां पर क्या होगी, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, 18,000 इंटू 11.25, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। अब जरा ध्यान से समझिएगा, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में डेबिट होगी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। कहने का मतलब यह है जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो स्टैंडर्ड को पहले से ही सिस्टम में डाल देते हैं। जब सिस्टम में डाल देते हैं तो आप वो प्राइस चेंज नहीं कर सकते। जैसे ही आप एक्चुअल क्वांटिटी डालेंगे ये वैल्यू ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड से कैलकुलेट होके यहां पर आ जाएगी। तो ये हो जाएगी 18,000 इंटू 10। ये ग्रे कलर में होती है फिगर, मतलब आप एडिट नहीं कर सकते, नॉट एडिटेबल, एडिट नहीं हो सकती है ये। तो आपको पता चल गया कि सर 1 रुपए 25 पैसे का मेरा फर्क आ रहा है, और ये 1 रुपए 25 पैसे का जो फर्क है वो क्या है, ये सर फर्क आया मेरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस की वजह से। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी है आपकी 18,000 और स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस हो गया 1 रुपए 25 पैसे। तो जब ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे किसमें, एट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट से ही डाटा अपने आप सिस्टम ले लेगा और बाकी जो भी डिफरेंस होता है वो वेरिएंस में कैलकुलेट हो जाता है।
समझे आप ये नहीं सोचिए कि हमने वेरिएंस कैलकुलेट कर दिए और वो वेरिएंस हवा में चले गए। नो, सिस्टम जब जनरेट होते हैं, सिस्टम जब बनाए जाते हैं, तो वो कॉस्टिंग में वो स्टैंडर्ड आपके ऑलरेडी फ्रीज हो जाते हैं। आपने जैसी परचेज की एंट्री डाली, एक्चुअल्स आप डालोगे तो वो स्टैंडर्ड अपना फ्रीज रखेगा और वेरिएंस को निकाल के रिलेवेंट वेरिएंस में डेबिट और क्रेडिट कर देगा। ये ऑटोमेटिकली सिस्टम कर देता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो कॉस्ट रिकॉर्ड है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट पे मेंटेन किए जाते हैं, और जो भी डिफरेंस है अटरम सटरम कचरा कूड़ा जो है वो अपने वेरिएंस में डाल देता है। अब देखिए दूसरा ट्रांजैक्शन मैं लिख रहा हूं, मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। तो क्या होगा, मटेरियल जब हम प्रोडक्शन में इशू करेंगे तो एंट्री लिखेंगे WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल। मैंने ये 18,000, ये आ जाएगा आपका एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। WIP में कंट्रोल में जाएगा आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट आपका 8,000 यूनिट का है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनी आपकी 16,000 किलो। तो यहां पर क्या लेगा वो, 16,000 किलो इंटू 10। तो यानी कि बाकी का डिफरेंस कहां आ गया सर, बाकी का डिफरेंस आ गया मटेरियल यूजेस वेरिएंस में। 2,000 किलो माल सर आपने एक्स्ट्रा लगा दिया, क्या होता है SQ माइनस AQ इंटू SP, ठीक है ना सर। और ऐसे ही हम लोग वेजेस और सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्टैंड कॉस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट है। इससे आपको पता चलता है कि कॉस्टिंग में एंट्रीज हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, आज अभी कॉन्सेप्ट ही चलेंगे। कॉन्सेप्ट से आपको ये क्लियर होता जाएगा कि हम क्वेश्चंस को जो इतना कॉम्प्लिकेट समझते हैं वो कॉम्प्लिकेट होते नहीं है, वास्तविकता में हम उन क्वेश्चंस को पढ़ते ही नहीं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहां तक की क्लास के बाद आप क्या जानते हैं, आप सर कॉस्ट के बारे में जानते हैं, आप सर कॉस्टिंग के बारे में जानते हैं, और आप कॉस्ट अकाउंटेंसी के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे CVP एनालिसिस। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक के बाद लेता हूं।